नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात आजम खान की। आजम खान को रामपुर की सेशंस कोर्ट से एक झटका लगा है। आजम खान के दोषी ठहराए जाने के आदेश पर रोक लगाने की स्टे एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया है। जो उन्हें दोषी ठहराया गया था, उस आदेश पर रोक लगाने की जो स्टे एप्लीकेशन थी, उसे अब खारिज करके आजम खान की अयोग्यता को बरकरार रखा गया है। यानी आजम खान जो हैं वो किसी भी तरह के चुनाव लड़ने के लिए अभी अयोग्य हैं। आजम खान को दोषी ठहराने के आदेश पर जो है वो रोक है। आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को रामपुर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है, जिस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सेशंस कोर्ट आज ही आजम खान को सजा मुक्त करने की अपील पर सुनवाई करे और फैसला भी दे। आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई और उनके पारंपरिक रामपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। आज के फैसले के बाद चुनाव आयोग किसी तरह की अधिसूचना जारी कर सकता है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी रवीश रंजन इस पर और जानकारी के लिए। तो रामपुर सेशंस कोर्ट से आजम खान को एक झटका लगा है रवीश, और जो भी उम्मीद थी वो खत्म हो गई है और अब जल्दी ही शायद इसके बारे में कुछ ऐलान भी करेगा अब जो इलेक्शन कमीशन है। जी बिल्कुल नगमा, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आजम खान की जो अयोग्यता पर फैसला आना था, जो स्टे एप्लीकेशन डाली थी, वो खारिज कर दिया गया है। और आकाश सक्सेना हमारे साथ में हैं, जिन्होंने आजम खान के खिलाफ ये पूरा केस लड़ा था और इन्हीं के याचिका पर जो है आजम खान को सजा हुई थी। आकाश जी, आज जो कोर्ट में दलील रखी गई, क्या क्या दलील रखी गई और आप लोगों की क्या मांग थी? देखिए, शुरू से ही सुबह जब बहस शुरू हुई थी तब उन लोगों ने शुरुआत ही झूठ से की थी। उन लोगों ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो कल एप्लीकेशन लगाई है उसमें उन लोगों ने कहा था कि हमने कन्वेक्शन पे स्टे के लिए उसमें एप्लीकेशन लगाई है जिसमें 15 तारीख पड़ी है, जबकि वो पूरी तरीके से गलत था। हमने ये बात सुबह वहाँ पक्ष अपना रखा और दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है, उनकी जो अपील को खारिज किया है, हम उसका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास था कि सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत हुई। तो ये माना जाए कि रामपुर के सदर सीट पर दोबारा चुनाव जो है वो होंगे, अब उसका रास्ता साफ हो गया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे नोटिफिकेशन को 1 दिन के लिए डिले किया था, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन कल जारी होना चाहिए। बाकी जो तकनीकी चीज़ें हैं उसमें ये राय लेंगे और जैसा भी होगा तो एक बार फिर से आप चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी का जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा और स्वागत करेंगे। निश्चित तौर पर नगमा, आज तकरीबन 12 बजे ये सुनवाई शुरू हुई थी। दोनों पक्षों के वकील जो है उन्होंने अपने अपनी जो तर्क हैं वो कोर्ट के सामने रखा। आजम खान के वकील का बार बार ये कहना था कि जो हेट स्पीच के मामले में जो अप्रैल में हेट स्पीच एक जगह पर दिया था चुनाव में, उसमें उनका ये तर्क था कि जो सीडी पेश की गई है उस सीडी के साथ में छेड़छाड़ की गई है। और बार बार उन्होंने यही कहा कि जो सीडी है वो ठीक नहीं है, वो फर्जी है। लेकिन जो दूसरे पक्ष के वकील थे, उनका ये कहना था कि बात इस बात की हो रही है कि हेट स्पीच दिया कि नहीं आजम खान ने, चर्चा इस पर हो रही है, ये पूरी याचिका जो है वो इस पर लगी हुई है। उनका ये भी कहना था कि इस पूरे मामले पर आजम खान की तरफ से कहीं नहीं कहा गया कि उन्होंने जो बात कही वो गलत कही। तो इसी आज पक्ष विपक्ष दोनों में बहस हुई और तकरीबन 3 घंटे तक ये बहस चली और उसके बाद में 2 बजे जो है वो न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो स्टे जो एप्लीकेशन है वो आजम खान की खारिज कर दी गई है। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल जो है वो चुनाव आयोग चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकता है और अब रामपुर में जो चुनाव है उसका जो रास्ता है वो अब साफ हो गया। तो निश्चित तौर पर आजम खान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और उनको अयोग्य जो ठहराने का फैसला था और उस पर जो स्टे लगाने की याचिका थी उसको अब जो है वो खारिज कर दिया गया है। जी नगमा। जी धन्यवाद आपका रवीश रंजन शुक्ला। और बात अब क्रिकेट की। तो क्रिकेट के लिए आज भारत के तमाम फैंस के लिए बहुत ही बुरा दिन रहा, क्योंकि सेमीफाइनल में भारत जो है वो बुरी तरह से हारा है और इसी के साथ ही
भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। जिस इंडिया पाकिस्तान मैच के फाइनल की बात कल हम कर रहे थे, वो जो सपना है वो टूट चुका है, क्योंकि भारत न सिर्फ हारा है, बहुत बुरी तरह से हारा है और शर्मनाक हार रही है इसमें भारत की। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। भारत के बॉलर्स जो हैं वो नहीं चले हैं बिल्कुल भी, और बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं भारत के जो तमाम गेंदबाज हैं, और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारत के छक्के छुड़ाए, ये कहना बिल्कुल सही है। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों कोई दो अलग अलग तरह के मैच जिस खेल रहे थे, क्योंकि जितना कमाल इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने किया वैसा भारतीय टीम की तरफ से बिल्कुल नहीं दिखा। भारत के गेंदबाज सेमीफाइनल में जो है वो कामयाब नहीं रहे और इंग्लैंड जो है वो जीत गया है 10 विकेट से। फाइनल में अब इंग्लैंड का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी संजय किशोर, हरपाल सिंह बेदी वरिष्ठ खेल पत्रकार, अभिषेक त्रिपाठी स्पोर्ट्स एडिटर दैनिक जागरण। अभिषेक, सबसे पहले आपसे, वहां पे आप मौजूद रहे हैं और लगातार आप ऑस्ट्रेलिया में इस गेम को कवर करते रहे हैं, और जितनी उम्मीद, जितने चाहने वाले और जिस तरह की भीड़ और उत्साह वहां पर दिखाई दिया, अब इस खबर के बाद बहुत मायूसी है जाहिर है। और जो खेल रहा, अब एक ऐसा मुकाबला होता है जो कि एक टफ फाइट है और उसमें भी आप हार गए तो हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन एक ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत खेल ही नहीं पाया। दोपहर में भी मैंने कहा था कि जब तक आपके टॉप के 3 बल्लेबाज पावर प्ले में बड़े रन नहीं बनाएंगे, अगर 6 ओवर में 50 और 60 रन नहीं बनाएंगे, तो आपके लिए इंग्लैंड जैसी टीम के सामने खेलना मुश्किल हो जाएगा। आपने उनको एक टारगेट दिया, पहले आप टॉस हार गए, टॉस हारने के बाद बटलर ने सही फैसला लिया, उन्होंने चेस करने के लिए गए क्योंकि उनका लाइनअप इतना बड़ा है कि वो चेस कर सकते थे। और उसके बाद हमारे गेंदबाज, हमारी फील्डिंग, हमारी कप्तानी, हमारी बल्लेबाजी भी अगर हार्दिक पांड्या को छोड़ दें और विराट कोहली की इनिंग 40 में 50 रन, अगर इंग्लैंड के सामने आपको 30 में 50 मारने होंगे, अगर इन दोनों को भी छोड़ दें तो हमारी बल्लेबाजी भी बहुत खराब रही। हमें 180 190 से, जब तक हम 190 तक रन नहीं बनाते तब तक इंग्लैंड जैसी टीम जिसकी 9 नंबर तक बल्लेबाजी है उसको हराना बहुत मुश्किल काम है। जी संजय, जिस तरह का ये मैच रहा है, एक होता है कि कल ही हम जब बात कर रहे थे, आप भी थे और हरपाल जी भी थे, और ये कहा जा रहा था कि भारत ने जो मैच अब तक जीता है उसमें सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ ये कन्विंसिंग जीत रही है, बाकी गेम्स बहुत मुश्किल से हम जीते, चाहे पाकिस्तान से ही जीते हों। और वही आज दिखा, पर बॉलर्स बिल्कुल नहीं चले और मैच आपने देखा है, मतलब इस हार पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्रिकेट एक टीम गेम है, अगर टीम एक साथ परफॉर्म नहीं करेगी तो जितना मुश्किल होता है। यहाँ तो बल्लेबाज ही परफॉर्म नहीं कर रहे। आपके बल्लेबाज कागज़ पर बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन ओपनर नहीं चल पा रहे। ओपनर की भूमिका बहुत अहम होती है। कप्तान रोहित शर्मा, केएल राहुल बिल्कुल नहीं चल पाए एक साथ। उन्होंने, केएल राहुल ने 2 अर्धशतक बनाया, रोहित शर्मा ने 1 अर्धशतक बनाया, लेकिन जब बुनियाद मजबूत नहीं होती तो बाकी बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ जाता है। तो यूनिट की तरह भारतीय टीम नहीं खेली। बॉलिंग की खैर क्या बात की जाए, 1 विकेट भी हासिल नहीं कर पाए इस सेमीफाइनल में। बॉलिंग वो काफ़ी पूरी कहानी कहती है। तो पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम किसी भी तरह यहाँ पर पहुँची है सेमीफाइनल में, जबकि छवि पाकिस्तान की थी कि पाकिस्तान की टीम गिरते पड़ते पहुँची है, लेकिन पाकिस्तान की टीम 2 नज़दीकी मैच हारी थी, बाकी सारे मैच उन्होंने शानदार तरीके से जीते थे। तो कहीं ना कहीं आत्मबंधन की ज़रूरत है। भारत का प्लेइंग 11 ही डिसाइड नहीं हो पा रहा था। हालांकि वर्ल्ड कप के पहले कह रहे थे हमारा प्लेइंग 11 पूरी तरह डिसाइडेड है, लेकिन मोहम्मद शमी को 6 महीना पहले कहा गया था आप टेस्ट ही खेलेंगे, उनको भी ले जाया गया क्योंकि जसप्रीत बुमराह अनफिट हो गए और रविंद्र जडेजा भी टीम में नहीं थे। तो पूरी जो तैयारी थी, पूरे जो रणनीति थी भारत की, वो फ्लॉप हो गई। हरपाल जी, रणनीति क्या आपको लग रहा है गड़बड़ थी? कोई रणनीति, प्लेयर्स ही नहीं चले, जब बॉलर्स नहीं चले, कल भी आप ये बात कर रहे थे, बल्कि मुझे याद है रविवार को भी जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे तब भी एक बात कही थी एक दूसरे वरिष्ठ खेल पत्रकार ने कि जो टॉप ऑर्डर है भारत का वो नहीं चल पा रहा है। फिर बीच में आते हैं विराट कोहली, बीच में आते हैं सूर्य कुमार यादव और रन बना लेते हैं और किसी तरह से हम जीत रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर भी नहीं, नीचे के खिलाड़ी जो हैं वो भी नहीं। तो क्या रणनीति गड़बड़ रही है? आपके प्लेयर्स खेल नहीं पा रहे हैं? बॉलर्स के बारे में सब लोगों ने बात की पहले भी। कोई रणनीति विंदी नहीं। जी हरपाल जी।
अच्छा, तो हरपाल जी से कनेक्शन इस वक्त कट गया है हमारा। पर अभिषेक, ये बात पहले भी कई लोगों ने पॉइंट आउट की थी कि जो मिडिल ऑर्डर है वहां पे कुछ प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जो टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल क्लिक नहीं करता। तो ओपनिंग जो है भारत की वो हमेशा गड़बड़ रह रही है। फिर नीचे के बल्लेबाज जब आते हैं तो भी उम्मीद बहुत कम रह जाती है। तो अब तक जो सेमीफाइनल में भारत पहुंचा वो किसी तरह से पहुंचा। कोई भी जो मैच रहा या जो भारत जीता है वो बहुत कन्विंसिंग तरीके से नहीं जीता, सिवाय जिम्बाब्वे के। ये सब कह रहे हैं पाकिस्तान से भी जब जीते तो मतलब किसी तरह से जीत गए, हारते हारते बच गया मैच, इस तरह की ही जीत रही है। तो एक जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली टीम नहीं है इस समय भारतीय टीम, ये कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। हम लोग तो शुरू से कवर कर रहे हैं और मैं तो कतई इस बात से सहमत नहीं था कि ये टीम विश्व कप जीत पाएगी। ये टीम सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी, इतना मुझे पता था। और वो भी जिस तरीके से पहुंची है वो सबके सामने है। हम पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी गेंद पे मैच जीते, बांग्लादेश के खिलाफ बस जीत गए, भगवान की कृपा थी। और बाकी नीदरलैंड और जिम्बाब्वे को हमने हराया। साउथ अफ्रीका एक टीम थी जिसने हमको हरा दिया। इस सेमीफाइनल की बात करें, एक तरीके से मुझे लगा कि हम रणनीति में थोड़ा रिजिड है। हमने जो एक बार सोच लिया, एक बार मन बना लिया, हमें उसी पे चलना है। हमने मन बना लिया कि हमें अश्विन को खिलाना है, अक्षर को खिलाना है, तो हमें चहल को यूज ही नहीं करना है। वो चहल जो विकेट टेकर बॉलर है उसको हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। हमने सोच लिया कि दिनेश कार्तिक दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर है। तो मतलब कि जो एक बार तय कर लिया उसमें कहीं भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिख रही थी। जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से बदलाव होने चाहिए थे। हरपाल जी, अब शायद आप जुड़ गए हैं हमारे साथ और आपकी आवाज हमें आएगी, तो आपकी टिप्पणी सुनना जी। नगमा जी, ये सारी बातें बेकार है। आप बुरी तरह हारे हैं। पहले तो प्रॉब्लम है कि हमारी टीम किसी टीम को दूसरी को समझती नहीं। अब जो आज ये कह रहे हैं ना, चहल होता तो क्या कर देता, ये पहली बार नहीं हुआ। इसको जलियांवाला बाग कहता हूँ, क्रिकेट का जलियांवाला बाग आज हुआ है। आपकी धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। चहल साहब होते या कोई और साहब होते, पाकिस्तान ने 10 विकेट से आपको दुबई में हराया। चैंपियंस ट्रॉफी में 300 रन बनाकर उन्होंने आपको हराया। आप हर वक्त हारे। और आप इस सारे टूर्नामेंट को देखें तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया ही खेल रहा, बाकी टीमें है ही नहीं। और हर आदमी ये कह रहा था, जब सूर्य कुमार यादव ने मना, कहते हैं ही इज फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट, कोहली इज फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट। तो बाकी टीमें घबरा गई कि सारे एलियन आ रहे हैं, हम तो कहां जाएंगे। उन्होंने अपने आप को तो बचाना था। आपने हॉलीवुड की पिक्चरें देखी हैं, उसमें एलियंस आते हैं। हर प्लेयर जो 4 सिक्के मारता था या 3 विकेट लेता था, ही वाज हर गौरव ने बड़ा अच्छा किया, हर तारीफ कर दी कि ये इससे जैसा प्लेयर पैदा ही नहीं हुआ, ना होने देंगे। हुआ यह कि ऐसा पिटाई की। और मैं बार बार जब मैं कहता था किसी प्रोग्राम में, कहते आप तो बड़े सिनिकल हो। अच्छा, कल आपके प्रोग्राम में बोला, मेरी जो तारीफ हुई आप पढ़ लीजिए, कितनी गालियां मुझे पड़ी। आप उसके प्रोग्राम 700-800 जो कमेंट आए हैं उसमें 300 तो मुझे मेरी शान में बड़ी तारीफें की गई। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी दूसरे को प्लेयर ही नहीं समझते और आप इतना हाइप कर देते हो, इतना हाइप होना नहीं चाहिए। अब ये कह रहे कि किसी यही टीम थी जो जीत भी सकती थी। आपके जो प्लेयर हैं स्कोर ही नहीं कर रहे। अब बॉलर्स को किसी को पकड़ना है, स्केपबोर्ड बनाना है तो बनाइए। उन्होंने आपकी ऐसी पिटाई की, ऐसी पिटाई, पहले ओवर से ही उन्होंने शुरू कर दिया। आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हो। केएल राहुल जाता है, ऐसे लगता है कि किसी गाय को खींच के ले जा रहे हो, घबराया हुआ है, कहां ले जा रहे हैं, उसको क्यों खिला रहे हैं किसी को नहीं पता। और अगर वो 50 रन बना, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें आपको क्या लगता है, अगर बैट्समैन को ही देखें तो उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए थे? बिल्कुल होने चाहिए थे। अब आप राहुल द्रविड़ मानते ही नहीं है। वो कहेंगे जी हमें ही सब आता है, तुमने कितनी क्रिकेट। अच्छा, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप कुछ कह दो, कहेंगे आपने कितनी क्रिकेट खेली है, आपको पता है। और गलती से किसी प्लेयर ने 50 रन बना दिए, कहते हैं ये क्रेडिट के नाम पे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। भाई थप्पड़ मारने थोड़े, ये तुम खेलने की हो, यू आर नॉट डूइंग एज अ फेवर। अगर तुमने 50 रन बनाए टीम के लिए बनाए, हमारे लिए तो नहीं बनाए, तो उसमें थप्पड़ मारने की क्या बात। आपको क्रिटिसाइज तब किया जाता है कि आप खेल नहीं रहे। और ऐसा भी नहीं है, करोड़ों रुपया ले रहे हैं। मेरा ये मानना है, जो अभिषेक जी कह रहे हैं, जल से भी कह रहे हैं, या संजय भी मेरे से एग्री नहीं करेंगे, मगर इस टूर्नामेंट के 20 दिन में ऐसा लग रहा था हिंदुस्तान ही खेल रहा और कोई है ही नहीं। ना किसी को जोश बटलर का याद था, ना उसको एलेक्स हेली का था, किसी का नहीं। हमारे ही प्लेयर थे। सूर्य कुमार यादव 180 था, 360 था, तो कोई 180 था, कोई 190 था। किसी की स्विंग हो रही थी, किसी की स्पिन हो रही थी।
ऐसे लग रहा था कि बाकी टीम खेलने नहीं आई है। हाँ, तो हाँ। इसका क्या जवाब देंगे आप? पर इसका हरपाल मुझे तो जी, कोई explanation नहीं है। और ये हरपाल जी, टीमें- अभी बुरी तरह से भारत हारा है और ये कहना बिल्कुल सही है कि इंग्लैंड की टीम ने छक्के छुड़ा दिए, पर अगर जैसे पहले जीता, कल आप कह रहे थे कि एक किस्मत बहुत बड़े फैक्टर है इस तरह के मैचेस में, और अगर जीत गई होती भारत की टीम आज, तो फिर क्या कहते आप कि भाई किसी तरह से प्लेयर्स तो वही रहते, लेकिन हाँ किसी तरह से जीत गए होते। नगमा जी, वो खेलने गए थे। अगर आप अच्छा प्रोग्राम करते, इट इज योर ड्यूटी। अगर आप अच्छा प्रोग्राम करिए तो आपका काम है। वो खेल के तो हमारे पास नहीं करना था। आपने सारे हिंदुस्तान को पागल कर रखा है कि हमारे जैसा कोई प्लेयर पैदा ही नहीं हुआ। ये बंदा एक बार एक दुनिया की धज्जियां उड़ाते, को एहसान तो नहीं कर रहे थे। अगर ऐसा, यहाँ तो ऐसा है ना कि वो कोई जबरदस्ती से उनको कह रहा है जंग लड़ो। दे आर द प्लेयर्स हु हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट थ्रू आउट। हर उनका जवाब था, बिल्कुल, हर चीज में प्रोफेशनल है। हम अगर रेगिस्तान में तो संजय जी, संजय, लेकिन इसमें हाँ काफी लंबे समय का गैप हो गया जब हमने आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जीता है। बिल्कुल। 2013 में आखिरी बार जीता था हमने। उसके बाद से जब से धोनी ने कप्तानी छोड़ी है, कोई भी टूर्नामेंट हम नहीं जीत पाए आईसीसी का। और विराट कोहली को अगर कप्तानी से हटाया गया था तो इसी वजह से हटाया गया था कि उन्होंने आईसीसी का, उनकी कप्तानी में भारतीय टीम आईसीसी का की कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। और अब रोहित शर्मा बने हैं, उसके बाद भी कहानी इसी की जैसी की तैसी है। रोहित शर्मा की जी, कप्तानी पे भी सवाल तो अब बिल्कुल उठने हैं, क्योंकि विराट कोहली को भी अगर इसी बिना पे हटाया गया था कि वो उनके कप्तानी में भारतीय टीम ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती आईसीसी की, तो रोहित शर्मा पर भी सवाल उठेंगे और बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे, क्योंकि कप्तानी जिस ढंग से उन्होंने की थी, कोच पर भी सवाल उठेंगे। राहुल द्रविड़ बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत सोच है उनकी क्रिकेट में, लेकिन टीम को वो सही ढंग से, मैं तो कहूंगा, नहीं चला पा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि जो अभी चयन समिति है उसको बर्खास्त करनी चाहिए। पर ये बताएं संजय कि आपको जैसा मैच रहा आज का, मतलब इंग्लैंड भी कहीं उसी पिच पे खेल रही है, इंडिया भी वही खेल रही है, पर हालत देखिए आप रन स्कोर करने की, तो किन प्लेयर्स से उम्मीद थी? क्या गड़बड़, मतलब क्या लगा यहाँ? तो मतलब हम खेल ही नहीं पाए, पर आपको लग रहा था कि क्या यहाँ पे बेहतर हो सकता था जब हम कम से कम इतनी बुरी तरह नहीं हारते? देखिए, हमारे जो ओपनर है रोहित शर्मा, केएल राहुल नहीं चल पा रहे हैं, एक साथ नहीं क्लिक किया उन्होंने। राहुल ने 2 अर्धशतक बनाए, रोहित ने 1 अर्धशतक बनाया, लेकिन पूरी टीम जो क्रिकेट गेम है यूनिट की तरफ परफॉर्म नहीं कर पाई। अगर बुनियाद ही अच्छी नहीं है, शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी, तो बीच के प्लेयर्स पर दबाव आएगा ही और वो ज़्यादा रन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो ओपनर हैं बॉल भी व्यर्थ करेंगे, वेस्ट करेंगे। उसके बाद जो बल्लेबाज आएंगे, 20 ओवर की तो गेम है, कितना टाइम मिलता है। तो मिडिल ऑर्डर ने काम किया है, सूर्य कुमार यादव ने या फिर विराट कोहली ने अपना काम बखूबी किया है। लेकिन अगर हम रन बताऊं, केएल राहुल ने 106 रन बनाए हैं अभी तक 4 मैचों में, रोहित शर्मा ने सिर्फ 109 और कोहली ने 296 और सूर्य कुमार यादव ने 239 रन। तो कितना गैप है, 2 खिलाड़ियों ने 200 से ऊपर रन बनाए हैं, बाकी जो जिनसे उम्मीद की जा रही थी 100 के आसपास है। और बॉलिंग तो खैर जसप्रीत बुमराह, सही कहा आपने, अगर बहुत होते सही पॉइंट तो आउट शायद किया है कि बहुत गैप है। अभिषेक, कहाँ पे कुछ मिडिल ऑर्डर में कुछ खिलाड़ी जो हैं वो इतना स्कोर कर रहे हैं, वहां रिकॉर्ड बन रहा है, लेकिन बाकी तो वही है कि टीम के तरह पे नहीं खेल पा रहे। अचानक से कुछ आते हैं और कमाल कर देते हैं 1-2 खिलाड़ी, लेकिन बाकी नहीं है। आपके मुताबिक क्या अलग हो सकता था आज के मैच में? किनसे उम्मीद थी आपको? मतलब वही हुआ कि बहुत कमाल नहीं कर पाए कोई मिडिल ऑर्डर, बाकी जो टॉप ऑर्डर है और उसके नीचे खिलाड़ी हैं वो तो परफॉर्म पहले भी नहीं कर पा रहे, अगर हम एवरेज देखें तो। नहीं, आप जब 1-2 खिलाड़ियों के भरोसे रहोगे तो आप टूर्नामेंट जीत नहीं सकते। देखिए, आईसीसी टूर्नामेंट का पिक्चर ऐसा बनाया जाता है कि भारत जो है किसी ना किसी तरीके सेमीफाइनल में पहुंच जाए, फिर भी वो लास्ट ईयर जो है वो फर्स्ट सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। इस बार भी उसका अटकने का चांस था, लेकिन इस बार वो सेमीफाइनल में पहुंच गई। आप देखिएगा जिस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वहां पर जो मेजबान है वहां पर ज्यादा मजबूत टीमें थी, और भारत जिस ग्रुप में था वहां पर कम मजबूत टीमें थी। तो एक तरीके से आईसीसी भी ऐसा पिक्चर बनाता है कि भारत कम से कम सेमीफाइनल में पहुंचे। तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया, उतना काम उससे कर लिया। अब इसके बाद आप सेमीफाइनल तक पहुंच लक के सहारे और थोड़ा बहुत 1-2 परफॉर्मेंस के सहारे पहुंच सकते हो। सिलेक्शन हो, चाहे टीम का प्रोसेस हो, चाहे लास्ट 11 चुनने का तरीका हो, और चाहे अगले 5 मैचों तक रिजिट रहने का तरीका हो, ये पूरा का पूरा एक जो गठबंधन था सबका, वो टीम को हराने के लिए था, टीम को जिताने के लिए नहीं था।
इंटरेस्टिंग है ये कि पूरा गठबंधन टीम को हराने के लिए था, जिताने के लिए नहीं। कुछ इस तरह से खेली है टीम इंडिया, टीम के जैसे दिखाई नहीं दिया। धन्यवाद आपका, आप तीनों लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल खत्म हो चुका है। इंडिया हार चुकी है 10 विकेट से। हालांकि भारत ने काफ़ी कोशिश की कि मैच में अपनी वापसी कम से कम कर पाए, लेकिन एक भी विकेट लेने में वो कामयाब नहीं हो पाई। मैं इस वक्त हूँ एरो सिटी में और यहाँ पे कई सारे दर्शक आए हुए थे। अब तो काफ़ी खाली हो गया है क्योंकि लोग बचे ही नहीं हैं, लोग निराश होकर चले गए हैं। या वी लॉस्ट द मैच। Did you guys see the match? We watched the match the whole Yeah, the India lost the match by 10 wickets. India lost the match, but didn't play as well today as they have done before. And England were lucky that their two opening batsmen were so brilliant today. But we'll see what happens on Sunday. Yeah, we'll see what happens on Sunday. But, at the last, it's just a game, you know. One team wins and the other loses. Yeah. Every game can be different. It's the way it goes. Thank you. Honestly, disappointment तो काफी है। हमने फाइट उतनी नहीं करी, थोड़ा और लड़ सकते थे, पर आई थिंक इतना दूर पहुंचे वो अच्छी बात है, पर हम जीत सकते थे। आई थिंक बहुत वन साइडेड था एंड वेरी डिसअपॉइंटेड लाइक ईशा सेड। आई थिंक टीम सिलेक्शन कुड हैव बीन बेटर। वी कुड हैव प्लेड विद चाहल इंस्टेड ऑफ अश्विन। दैट्स माय थॉट। एंड हर्षल पटेल, या। हाँ जी, मैच में क्या हो गया? मतलब हम तो बहुत उम्मीद लेके आए थे यार। मतलब बहुत हल्का खेले। मतलब मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ है, तो पहले 14 ओवर अगर आप 6 रन से बनाओगे तो जीत ही नहीं सकते आप कभी भी। और लेग स्पिनर होना चाहिए था इनके पास, लेग स्पिनर भी नहीं था। आई थिंक इंग्लैंड ने काफ़ी प्लानिंग की हुई थी, जीरो प्लानिंग आई वुड से। तो यहाँ पे लोग आए थे अपने ऑफिस से छुट्टी लेके और मैच एंजॉय करने के लिए, बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं पाया। और ठीक है, अब एट द एंड ऑफ द डे ये गेम ही है, कोई टीम जीतती है, कोई टीम हारती है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद जिस तरीके से हम हारे वो ज़्यादा निराशाजनक था। एरो सिटी से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं प्रखर श्रीवास्तव, NDTV इंडिया। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राघव चड्ढा, सांसद आम आदमी पार्टी। राघव, गुजरात में खास करके जिस तरह की लड़ाई है और बार बार बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी से वहां पर कोई मुकाबला नहीं मिल रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहां पर तमाम तरह के जो वादे किए हैं, इस वक्त बीजेपी की लिस्ट भी आ गई है। क्या आप लोगों को सबसे जो बड़ी चीज गुजरात की जनता को आप बता रहे हैं, जिस पर आपको उम्मीद है कि गुजरात की जनता बीजेपी को छोड़कर आपको वोट दे सकती है? देखिए, गुजरात में पिछले 27 साल से एक अहंकारी भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। मैं पिछले कई महीनों से पार्टी का सहप्रभारी होने के नाते गुजरात के कोने कोने में जा रहा हूं। हमारे तमाम नेता, जिसमें हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी, लगातार गुजरात के लोगों से अपील करते आ रहे हैं। और चाहे सौराष्ट्र का इलाका हो, उत्तर गुजरात हो, दक्षिण गुजरात हो, हर जगह आप जाएं, आपको एक शब्द जो हर शख्स की जबान पे सुनाई देगा वो है परिवर्तन। हर शख्स को परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, बीजेपी से छुटकारा चाहिए। और वो परिवर्तन आज कांग्रेस नहीं दे सकती। जो थकी हुई, कमजोर हो चुकी, बूढ़ी हो चली कांग्रेस, जो 27 साल भाजपा को नहीं हरा पाई, वो 28वें साल में कैसे हरा देगी? इसीलिए लोग परिवर्तन के लिए और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को अपनाने के लिए इस बार आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। और यह हमारा विश्वास है कि चमत्कारी नतीजे इस बार आएंगे और आम आदमी पार्टी भाजपा को धूल चटाएगी। लेकिन वहां पर बार बार यहाँ दिल्ली में जो घेरा जा रहा है, आपके MCD चुनाव है, आज भी कहा गया कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार की साठगांठ है टैंकर माफिया से, और यहाँ पे बीजेपी वादे कर रही है हर झुग्गी वाले को घर की। तो ये तमाम चीजें मिलजुल करो, इधर MCD का चुनाव दिल्ली में है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार जो कर पा रही है उन मुद्दों पर भी घेरा जा रहा है और उन चीजों का प्रचार वहां पे भी हो रहा है। तो चाहे यहाँ पे जी देखिए, बीजेपी अब समझ गई है कि उनकी मुख्य विपक्षी या मुख्य प्रतिद्वंद्वी इस रण के मैदान में, चुनावी रण के मैदान में आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए और आम आदमी पार्टी के जो थोड़े बहुत संसाधन हैं, हम सबका समय है, हमारे लोग हैं, नेता हैं, सब लोगों को बांटने के लिए कि हमारा समय बढ़ जाए, हमारे संसाधन बढ़ जाए, वो सारे चुनाव साथ में कराएगी। चुनाव से पहले कई
प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा, हो सकता है हम में से कई लोगों को गिरफ्तार कर लें, एजेंसियों को हमारे पीछे छोड़ दे, कई प्रकार की चीजें कर सकती है क्योंकि भाजपा बड़ी शक्तिशाली पार्टी है। सीबीआई इनके पास है, ईडी इनके पास है, इनकम टैक्स इनके पास है, पुलिस इनके पास है, पैसा इनके पास है। गुजरात के खास तौर के अधिकांश न्यूज चैनल और अखबार भाजपा ही चलाती है एक प्रकार से। तो कहीं ना कहीं हमारा मुकाबला एक बहुत बड़ी इलेक्शन मशीन से है जो कानून में और मूल्यों में, मॉरल्स में विश्वास नहीं रखती है। इस बात को हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है लोगों का प्यार, भगवान का आशीर्वाद जो हमारे साथ है। और लोग आज परिवर्तन के लिए खुद आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरे नैरेटिव को ही कंट्रोल कर रही है, जैसा आपने आरोप लगाया कि सब जहां तक ज्यादातर अखबार और सब कुछ बीजेपी चला रही है, तो अगर नैरेटिव को ही कंट्रोल कर रही है तो किन मुद्दों पे आप वहां पर उम्मीद लगाए हुए हैं चुनाव जीतने की? आप देखिए वहां पर जो लिस्ट जारी हुई, उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, हार्दिक पटेल जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं वीरमगाम से। तो जो लिस्ट है उसमें ऐसे तमाम तरह के नाम हैं, बहुत सारे लोगों को दोबारा टिकट मिले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का यूएसपी क्या है वहां पे? देखिए, इसमें कोई बड़ी बात, इसमें कोई नई बात नहीं है कि भाजपा के पास बहुत बड़े दिग्गज नेता होंगे। इन्होंने करीब करीब अपने 10 से ज्यादा मुख्यमंत्रियों को भी गुजरात में उतारा हुआ है प्रचार के लिए, कई दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों को उतारा हुआ है, 100-200 सांसद इनके मैदान में उतरे हुए हैं। और भाजपा के पास बड़े चेहरे हो सकते हैं, लेकिन इन सब की इतनी बड़ी शक्ति, ताकत होने के बाद आम आदमी पार्टी इतनी मजबूती से भाजपा का मुकाबला इसलिए दे पा रही है क्योंकि गुजरात का आम आदमी हमारे साथ खड़ा है। गुजरात का आम आदमी और आम औरत आम आदमी पार्टी के झंडे तले आकर खुद चुनाव लड़ रहा है। चुनाव हम नहीं लड़ रहे, गुजरात का आम आदमी लड़ रहा है। और परिवर्तन के लिए इस बार आम आदमी पार्टी को वोट पड़ेगा। मैं एक चीज जोड़ दूं, आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही नैरेटिव कंट्रोल करने की, ये बहुत आपने सटीक पॉइंट उठाया, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे भाजपा यहां मीडिया पे दबाव बनाने की कोशिश करती है और कई सारे गुजरात के चैनल्स और अखबारों पे अपना दबाव बनाकर अपने जो अपनी हेडलाइन सूट करें और जो उनको कंटेंट सूट करे वो छपवाने की, चलवाने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी मुकाबले में आम आदमी पार्टी के पास सोशल मीडिया की ताकत है। हम अक्सर अपनी रैलीज में कहते हैं और देखते हैं कि हर शख्स जो हमारी रैलियों में आता है वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बन के जाता है और वो खुद रोजाना व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से 20 नए लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए मनाता है। हम छोटी पार्टी, हमारे पास इतना पैसा संसाधन नहीं है कि हम हर जगह होर्डिंग लगा दें, अखबारों में अपने इश्तेहार छपवा लें, हमारे पास इतने पैसा नहीं है। लेकिन क्योंकि गुजरात का आम आदमी ये चुनाव लड़ रहा है, आम आदमी खुद हमारा प्रचारक बनकर अपने स्मार्टफोन के जरिए अरविंद केजरीवाल जी का मैसेज गुजरात के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। राघव, मैं ये जानना चाह रही थी कि बीजेपी के खिलाफ आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बीजेपी, वहां पर खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है, मुख्यमंत्री रहे पहले और अभी भी जिस तरह से वो इस प्रचार में हैं और लगातार गुजरात मॉडल की बात की है, गुजरात के विकास की बात की है, आम आदमी पार्टी के इस चुनाव कॉन्टेस्ट में वहां पर उनकी, आपकी मौजूदगी से क्या आप बदल पाए हैं कुछ वहां पर का टोन जो है चुनाव का? देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ी चीज यह है कि इकलौती ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी है जो मुद्दों की बात कर रही है, जिसने अपना एक आर्थिक सहायता का मॉडल, एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का मॉडल गुजरात की जनता के सामने रखा है और कहा है अगर आपको ये मॉडल पसंद है आप इसे अपनाएं और आम आदमी पार्टी को वोट दें। वो मॉडल है जिसके तहत गुजरात के हर परिवार को हर महीने 30,000 रुपए की सहायता मिलेगी। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त हेल्थ केयर, अच्छी विश्व स्तरीय शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता जब तक रोजगार नहीं मिलेगा और महिलाओं को आर्थिक सपोर्ट। ये सारी चीजों का एक पैकेज बनाकर अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात की जनता के सामने रखा है। तो एक तरफ हमारा 30,000 रुपए हर महीने की बचत का पैकेज है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का 30,000 करोड़ का पैकेज है ठेकेदारों के लिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जिसमें जनता को कुछ नहीं मिलता, अमीर लोगों को बहुत कुछ मिलता है। आज गुजरात में मुद्दा क्या है? इलेक्शन का मुद्दा है महंगाई। दूध, दही, आटे से लेकर हर चीज पे इन लोगों ने टैक्स लगा दिया, लेकिन यहां ना अच्छे अस्पताल बन पाए, ना स्कूल बन पाए। आज से कुछ दिन पहले मैं भावनगर के इलाके में था। भावनगर का इलाका वो है जहां से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद आते हैं, मानसुख मांडविया साहब। और आप देखिए भावनगर के इलाके के अंदर जो दुर्दशा है हेल्थ केयर की, जहां अस्पतालों के नाम पर एक ढोंग जनता के साथ किया गया है, दूर दूर तक कहीं डिस्पेंसरी नजर नहीं आती है।
आज गुजरात में हालात इतने खराब हैं, मैं चाहूंगा आप लोग अपना कैमरा लेकर आएं और असल गुजरात क्या है वो लोगों को दिखाएं। सड़कें कितनी खराब हैं, बेसिक कम्युनिटीज लोगों के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब बेरोजगारी की बात होती है तो टॉप 5 राज्यों में गुजरात आता है। आज अगर 250 पोस्ट निकलती है क्लर्क की नौकरी के लिए तो 5 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र आते हैं। ऐसा आलम है गुजरात का, जिसे इंडस्ट्री स्टेट कहा जाता था। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसीलिए हमने बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक के हर प्रॉब्लम के, हर समस्या का समाधान आम आदमी पार्टी ने दी। क्या ये मुद्दे बन पाए हैं? बेरोजगारी, स्कूल की शिक्षा, ये मुद्दे बन पाए हैं इस चुनाव में? मुद्दे हैं ही यही। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा और इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि 1947 में देश आजाद हुआ और 2022 में भी हम लोग इन बुनियादी सुविधाओं पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हम बिजली अच्छी दे देंगे, पानी दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, स्वास्थ्य दे देंगे। इसलिए क्योंकि उन सारी पार्टियों ने देश को और गुजरात जैसे प्रगतिशील राज्यों को पिछड़ा रखा। अब नहीं, अब ये बुनियादी सुविधाएं देकर एक मजबूत गुजरात बनाने की नींव अरविंद केजरीवाल जी रखने जा रहे हैं। और लोग इस बार दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल देख चुके हैं। जब 2017 की बात थी, पहले चुनाव हुआ था, तब तक दिल्ली मॉडल निखर कर नहीं आया था। तो लोगों को दिल्ली मॉडल के बारे में नहीं पता था। आज सामान्य गुजराती को पता है दिल्ली मॉडल क्या है, कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने मुफ्त बिजली, बढ़िया इलाज, बढ़िया शिक्षा लोगों को दिया है। और आज सामान्य गुजराती भी वही चाहता। तो फिर अब जल्दी ही इस बात का टेस्ट होगा कि गुजरात मॉडल की जीत है या कि दिल्ली मॉडल की जीत है। क्या गुजरात में दिल्ली मॉडल चलेगा या फिर गुजरात मॉडल जिसको आप नकार रहे हैं वो वाकई में कामयाब रहा है? धन्यवाद आपका राघव चड्ढा हमारे साथ शामिल होने के लिए। 102 दिनों के बाद कल जेल से छूटे संजय राउत के सुर आज कुछ बदले हुए से नजर आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने खिलाफ साजिश की बात तो कही, लेकिन ये भी कहा कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। राजनीति में जेल भी जाना पड़ता है। संजय राउत ने महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के फैसलों की तारीफ भी की और कहा कि असल में सरकार का नेतृत्व वही कर रहे हैं। राउत ने कहा कि वो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री से मिलेंगे और बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। महाराष्ट्र में एक सरकार नहीं बनी है। मैं 3 महीने से बाहर हूँ। कुछ निर्णय सरकार ने अच्छे भी लिए हैं महाराष्ट्र के, मैं उनका स्वागत भी करूंगा। विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे हम लोग, कभी ना किया है। जो चीज़ें जनता के लिए और राज्य के लिए और देश के लिए अच्छी होती है उनका हमेशा स्वागत करना चाहिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ निर्णय अच्छे लिए हैं। देखिए, मैं लगता है कि राज्य का जो कारभार है उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं। जो मेरा निरीक्षण है कि इस राज्य का नेतृत्व आदमी फडणवीस जी कर रहे हैं, अनुभवी नेता है और बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय मैं उनके मुंह से सुन रहा हूं। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो राज्य का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृह मंत्री है देश के, और उनको भी बताऊंगा क्या हो गया मेरे साथ। सर, दिल्ली में जब मनीष सिसोदिया जांच एजेंसियों की पूछताछ से बाहर आए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी शामिल हो जाए। आपका इस तरह का कोई अनुभव रहा क्या सर? देखिए, इस बारे में मैं जल्दी बात करूंगा, आज नहीं बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में अब मैनपुरी पर उपचुनाव होगा और यहां से मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव जो हैं वो चुनाव लड़ेंगी। इस उपचुनाव में डिंपल यादव कैंडिडेट हैं। सपा ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। मुलायम सिंह यादव के निधन से मैनपुरी की सीट खाली हुई है, जहां से डिंपल यादव अब उपचुनाव लड़ेंगी।